विदुड़ी जी हालांकि ओबीसी समाज से आते हैं, वर्ण व्यवस्था में उनकी क्या जगह है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग क्योंकि आरएसएस में हुई है तो उनकी भाषा इस प्रकार की होना बट नेचुरल है, क्योंकि आरएसएस को तो इस तरह के लोग ही पसंद हैं और ऐसे इस तरह की ट्रेनिंग भी देते ही हैं जो इस प्रकार की काम करें। मैं आपको एग्जांपल देना शुरू करूं तो ग्राहम स्टेन्स के जो किलर हैं इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, आज वो उनको मारने के आज वो लोकसभा में हैं। जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हेमंत करकरे साहब ने लगाए, चार्जशीट फाइल करी कि वो भारत का बम ब्लास्ट तो किस लिए कराए बम ब्लास्ट कि भारत की सेना को हरा के आर्म्ड रिबेलियन करके हथियारबंद बगावत करके वो देश को आर्यव्रत नाम का देश बनाएंगे और भारत का संविधान खत्म कर देंगे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरएसएस उन्हें लाइक करती है जी। जो नरेंद्र मोदी जी हैं, खुद कपिल मिश्रा और अमित शाह जी हैं, उनके बारे में कपिल मिश्रा जो उनके एक नेता हैं जिनको उन्होंने लेके आए हैं अभी जी, उन्होंने दिल्ली की असेंबली में एक स्पीच दी थी कि किस प्रकार से एक महिला को स्टॉक कर रहे थे दोनों मिलकर गुजरात पुलिस के द्वारा। ये कपिल मिश्रा जी की स्पीच आप सब देख सकते हैं। तो जो विदुड़ी जी हैं उनको भी वही ट्रेनिंग मिली है तो वो वही हरकतें करेंगे, उनके अंदर से निकल के आती हैं। और जो सीनियर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके दो पीछे बैठे थे उन्हीं की फ़ोटो आई है, बाकी लोग भी उन्हें उसका उकसा रहे होंगे ये काम करने के लिए। हो सकता है उनके कान में कुछ कानाफूसी की हो, तुम ये काम करना। और अब निशाना कौन बना? उमा भारती, कल्याण सिंह, लंबी फहरिस्त है ओबीसी समाज के नेताओं की जिनको बीजेपी ने समय समय पे यूज़ किया और उनको बाद में ठिकाने लगाया राजनीतिक तौर पर। विदुड़ी जी को भी अब समझ में आया होगा कि जिन लोगों ने मुझसे गाली गलौज कराई थी, जो पीछे बैठ के हंस रहे थे और ये बोला था कि अगली बार का टिकट तुम्हारा हम ही पक्का करा देंगे, ज़रा ये मुस्लिम कम्युनिटी को गाली दे दो, तुम ऐसी हरकतें कर दो ताकि ये काम भी उनसे कराया। तो सोचना चाहिए हमारे SC ST और OBC समाज के नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, कि उनको मोहरा बना के इस्तेमाल किया जाता है, बाद में जो हॉट पोटैटो होता है ना उसकी तरह फेंक दिया जाता है। जैसे अभी रमेश विदुड़ी साहब को एकदम सब कह रहे हैं कि, और मेरे ख्याल से शायद अब कोई FIR भी दर्ज हो गई है। अमित शाह जी की मर्जी के बगैर, परमिशन के बगैर किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। ये रमेश विदुड़ी जी को समझने की बात है। ये रवि किशन की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि सज़ा दोनों को होना चाहिए, क्योंकि जो दानिश अली हैं उन्होंने भी कुछ दिन पहले जो है इस तरह की भाषा का उपयोग करा था और वो महेश भिदोड़ी के लिए कह रहे हैं कि उनको ऊपर किया था। रमेश भिदोड़ी को ऊपर कह रहे हैं, महेश भिदोड़ी को ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि वो दोनों को सज़ा होनी चाहिए, दोनों को सस्पेंड होनी चाहिए, जो सज़ा मिले दोनों को मिले। हाँ, तो मैं भी यही बात कह रहा हूँ ना। कौन कह रहे हैं? रवि किशन सांसद साहब किस कम्युनिटी से आते हैं? ये हीरो वर्ण व्यवस्था में किस कम्युनिटी से आते हैं? यही मेन बात है, यही आपको पता होना चाहिए। अब एक OBC समाज का व्यक्ति जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो नहीं है ना, चौथी वर्ण व्यवस्था में शूद्र ही आता है, एक वो और दूसरे जो अवर्ण है मुसलमान, दोनों ने आपस में एक तरीके से गाली गलौज किया। नहीं कि ये मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें, रमेश विदुड़ी जी की तो सामने है, दानिश अली जी की नहीं है। दानिश अली की रोने वाली वीडियो है। मैं रोने पे भी आता हूँ, लेकिन दोनों आपस में टकराए और ताली कौन बजा रहा है, हंस कौन रहा है पीछे बैठ के? रविशंकर। कौन सी कम्युनिटी से आते हैं वो सब? कौन सी कम्युनिटी से आते हैं वो सब? ब्राह्मण नहीं, दो आते हैं उससे, एक वैश्य समाज से भी आते हैं, हर्षवर्धन जी। तो यही तो उनकी राजनीति है। SC ST OBC, एक मिनट, SC ST OBC को आपस में लड़वाओ और खुद बैठ के पीछे तमाशा देखो, ये इसका बड़ा मैसेज है। अब मैं डर पे आता हूँ, अगर आप डर का सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा ये साफ मानना है, अगर डर है तो उस दिल में ईमान नहीं हो सकता। अगर किसी दिल में ईमान नहीं है तो वो नेतृत्व करने के लिए हकदार नहीं है। ख़ास तौर पे आज के माहौल में अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो उसके मन में अगर इतना सा भी डर है या उसको अल्लाह के अलावा किसी के सामने भी रोना आता है तो वो इस लायक नहीं है कि वो नेतृत्व करे। ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ। इसमें चाहे कोई भी हो,
मेरे मित्र भी हैं जिनकी आंखों में आंसू आए हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। कम्युनिटी को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कम्युनिटी को डरपोक नहीं बना सकते। मुस्लिम कम्युनिटी एक बहादुर कम्युनिटी है, उसने बड़े बड़े जालिमों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज के दौर में जो जालिम है उनको सही जगह है उनकी जेल। भारत का संविधान आने के बाद जो जालिम है उनकी सही जगह है कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाया जाए। जो मुसलमान ये कर सकता है वही नेतृत्व करे, उसके अलावा ये सब नेताओं की अभी देश में ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम समाज में तो बिल्कुल नहीं है। जिसके दिल में डर, रोना धोना, ये क्या बच्चों की तरह रोने धोने से कुछ होगा? क्या आरएसएस वालों को कुछ फर्क पड़ेगा रोने धोने से? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वो तो खुश होंगे। बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी को डरपोक बनाने में ये एक बड़ा इवेंट साबित होगा कि एक एमपी इस तरीके से रो रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन बहुत दुख की बात। वही एक सांसद जो है कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, इस तरीके का भाषा संसद में बोला जा रहा है। और एक तरफ तो राहुल गांधी को निलंबित कर दिया जाता है और संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन इनको 15 दिनों का टाइम दिया जाता है। किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, जो रिएक्शन होना चाहिए था इस वक्त, जब किसी ने इस प्रकार की बदतमीजी की भाषा की, तो जो रिएक्शन होना था वो हुआ वहाँ पे। उसके बाद हुआ नहीं हुआ ना। अभी मुझे पता लगा है हमारे किसी शेड्यूल कास्ट समाज के व्यक्ति ने ही, एक वकील साहब ने लगाई, एक एफआईआर कराई है। तो देखिए, ये अब जो गठजोड़ बन रहा है ना, फाइनली सोशल उस पर, राजनीतिक उस पर छोड़ दीजिए, जो एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को, एक वकील को दुख पैदा हुआ एक मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति के ऊपर इस तरह का आरोप लगाने का, तो वो दुख की जो हमारी आपस में जो गठजोड़ बनेगा ना, उसमें से बुज़दिली जो है ना, बुज़दिली, रोना धोना, उसको हमें बाहर करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी खासा गुस्सा, नाराज़गी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की भाषा कुआं दानिश के लिए, बल्कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए ये भाषा यूज़ किया गया है। उसके मुताबिक एक्शन नहीं लिया जा रहा वापस। मैंने पहले दिन भी ये बात कहा था, अगर किसी के साथ ऐसा कोई काम हुआ है और मैं वकील होऊंगा उसका, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दोबारा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर महमूद पराचा साहब, अगर आप होते कुआं दानिश की जगह, तो उस वक्त ये आपका क्या रिएक्शन होता? पहला मेरा रिएक्शन होता, मैं जाके स्पीकर साहब से पहले वहीं के वहीं एफआईआर दर्ज कराता, खड़े होके वहीं मैं धरने पे बैठता। पहले स्पीकर साहब से, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे उस वक्त, हाँ। तो शायद उनमें कुछ ईमानदारी की कुछ एक आध कीटाणु बाकी होता, तो उनसे जाके पहले उनको निलंबित कराता, उसी वक्त खड़े होके वहाँ पे। उसके बाद वो तो कुंवर दानिश अली को चुप करा रहे थे, वो तो वीडियो में साफ दिखाई दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं स्पीकर तक वॉक करके जाता। स्पीकर भी देखिए, ये एक तो हमारे यहाँ जो है ना, लोगों को व्यवस्था नहीं पता है। हाँ। स्पीकर भी जो होता है ना, वो कोई किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ऊंचा नहीं होता है कुछ, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं अंदर। स्पीकर जो होता है वन अमंग्स द इक्वल होता है। तो मैं स्पीकर साहब के पास जाके खड़ा होता, आजकल तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना, और उनसे पहला काम सस्पेंड कराने का कराता, वहीं के वहीं दूसरा काम एफआईआर दर्ज कराता स्पीकर के ऑफिस से, जो अभी हमारे एक वकील साहब ने कराई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना। वहीं खड़े होके फिर मैं देखता किसकी मजाल और हिम्मत है दोबारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। तीसरी बात जो मैं उनको समझाता स्पीकर साहब को, ये भारत की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो रहा है, ये कोई एक एमपी के ऊपर मुझ पर अटैक नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई बिल्डिंग का नाम पार्लियामेंट नहीं है, ये लोगों का नाम जो चुन के जाते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत है वो पंचायत है, लोगों की पंचायत है, बिल्डिंग की नहीं है। बिल्डिंग तो अब चेंज हो गई ना, ऐसे बिल्डिंग तो कहीं भी लग सकती है। पार्लियामेंट एक टेंट में भी लग सकती है। देश की पंचायत है वो। पंचायत जो है वो टेंट में भी लग सकती है, उसका भी प्रावधान है। बहुत से देशों में पार्लियामेंट हाउस से बाहर जाके पार्लियामेंट लगती है, क्योंकि एमपी वहाँ बैठते हैं। तो ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, मैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराता विधुड़ी जी के ऊपर, ये मैं करता, और बहादुरी के साथ आके बाहर खुद थाने जाके एफआईआर करा। अभी क्या करवाने वाले हैं? मेरे पास तो ये तो आप दानिश अली साहब से पूछिए, अगर मैं उनका वकील होता तो मैं बताता मैं क्या करता। मैं क्या करता, मैं आगे बता रहा हूँ। मैं आरएसएस, मैं भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों की साजिश के तहत मैं रविशंकर प्रसाद सिंह, जो रवि प्रसाद साहब हैं, और जो हर्षवर्धन साहब हैं, और जो दूसरे कैमरा से जितने लोग बैठ के हंस रहे थे, उनको साजिश में एफआईआर दर्ज कराता उनके खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज कराता, बीजेपी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता, जो उनके वो है ना, जो
3 लाइन विप देने के लिए जो उनकी विप है हाँ। उनके खिलाफ करा था, क्योंकि उन्होंने आज तक डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया है। इसका मतलब वो साजिश में शामिल थे। मैं ये सब करता, ये सब करने की जुर्रत जी। जिसमें नहीं है हाँ। उसको नेता बनने का अधिकार नहीं है। ये जी, बात मैं जी। कह रहा हूँ, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं महमूद है। साहब, आखिर में एक सवाल लेते हैं आपसे। सवाल ये है कि अगर दानिश अली आतंकवादी है तो संसद में क्या कर रहा है? जिस तरीके से आतंकवादी का वर्ड यूज किया गया। आतंकवादी या देशद्रोही वो है जिसने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। मैं दानिश अली साहब के बारे में ये बात सुनने को तैयार नहीं हूँ ना। किसी की मजाल, मायावती भी किसी की मौन धारण की हुई है किसी इस की मामले में। मजाल और हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि दानिश अली साहब को ऐसा बोल दें। ये कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। जब तक इतना हौसला एक भी आरएसएस के कार्यकर्ता में बाकी है, जब तक मैं सांस नहीं लेता अगर मैं दानिश अली साहब की जगह पे मैं होता। आप एससी ओबीसी की बात करते हैं, मायावती भी इस पूरे मामले में, हालांकि उनके सरबराह है, उनकी पार्टी के मुखिया है मायावती, मौन धारण की हुई है इन पूरे मामले में। राहुल गांधी हालांकि अलायंस में नहीं है उनके, लेकिन उसके बावजूद जाते हैं मिलने के लिए। क्या कहेंगे मायावती को? देखिए, मायावती साहिबा ने, उनकी पार्टी ने उस पर रिएक्शन दिया है। नहीं, कैसा रिएक्शन दिया? पूरा सबके जग जाहिर है। जहाँ तक मुझे पता है रिएक्शन दिया है जी। ये आपको बीएसपी के लोगों से पूछना चाहिए जी। कि उन्होंने क्या किया या नहीं किया। हाँ। वो आपको हो सकता है कुछ वजह बताएं, कुछ और भी वजह हो सकती है या नहीं हो सकती, ये बीएसपी के लोग बताएंगे। मैं इस बात के भी मैं बहुत खिलाफ हूँ कि एक तरीके से देखिए आप क्या हुआ, क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम इतना निरीह, इतना कमज़ोर, इतना पावरलेस है कि उसको जाके गले मिल के हौसला देने की ज़रूरत पड़ रही है? मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ, ये ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। सर, जो सबको खड़े होके, सर, जो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऑपोजिशन के खड़े होके, हाँ। जैसे हम आज यहाँ पर हाँ। डीसी कपिल साहब के जिस अफसर ने हाँ। गलती की है मजिस्ट्रेट बन के, हाँ। उसके खिलाफ एफआईआर बनाने खड़े हैं ना, हम खुद खड़े हैं यहाँ पे। क्यों खड़े हैं? क्योंकि SC/ST एक्ट का उल्लंघन हुआ है। SC/ST एक्ट ने वकीलों की ड्यूटी लगाई है। सर, जो जा रहे तो मिल- मैं सर, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। उसी तरीके से अगर सही रिस्पांस देना था तो ऑपोजिशन पार्टी के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाके ये एफआईआर करानी थी जो हमारे एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एक वकील साहब ने कराई है। ये नहीं हुआ तो ये सिर्फ ये बात है कि मुस्लिम जो है कमज़ोर हैं, हमारी सहानुभूति का उनको ज़रूरत है। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए किसी की। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। SC/ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सहानुभूति के लिए नहीं। ये एक सीरीज चलाई जा रही है कि देखो, हमने तुम्हारे पहले जो मजदूर सड़क पे काम करते थे, बेचारे अकेले को 10-10 लोग घेर के मारते थे। कह रहे हैं ना दानिश अली जी भी मेरी लिंचिंग हो रही है। ये उन्हें गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। जैसे ही वो गिड़गिड़ाने की बात करते हैं मेरे दिल पे तीर की तरह लगती है। लेकिन अब इसी बिदौड़ी के सीक्वेंस समझिए। अवैसी साहब से एक बार बहस हो गई थी पार्लियामेंट में। अवैसी साहब ने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। वो बैठे भी थे बिदौड़ी, रमेश बिदौड़ी, लेकिन यहाँ पर ये रो रहे हैं कुंवर दानिश। यही मैं, मेरी तकलीफ का वजह और बाइस ये है। हाँ। उस वक्त भले ही दानिश अली साहब की हत्या हो जाती पार्लियामेंट के अंदर, हाँ। लेकिन उन्हें बहादुरी से, हाँ। क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ ना, आपने मेरे से पूछा था कि मैं होता तो क्या करता। उस वक्त मेरी भले ही हत्या हो जाती, लेकिन मैं उस वक्त कम्युनिटी को डाउन नहीं होता, रोता नहीं। वैसे तो मैं अल्लाह के अलावा किसी के सामने मेरे आंसू, जब मैं 3 साल का था, 5 साल का था, तब से मैंने नहीं सुना कि मैं कभी रोया हूँ। झुकना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम लोग दुनिया में आए क्यों हैं? हम लोगों को दुनिया में क्यों भेजा गया? सबके लिए इंसाफ और बराबरी कायम करना। बिल्कुल बिल्कुल। हम ही रोएंगे। बिल्कुल। तो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा था। तो पहले एक छोटे छोटे लोगों को मारा गया, हाँ। चुन के। हाँ। उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे कलीम सिद्दीकी साहब, ये वो बहुत सारे मौलानाओं के मामला हुआ। ये तारा अब अल्टीमेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक तरीके से चूहे की तरह दबा दिया गया ना पार्लियामेंट में। ये एक सीक्वेंस है जो बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो आरएसएस, इसी वजह से तो मैं बोलता हूँ कि हमारे जो ये बड़े बड़े मौलाना जो हैं 100, 200, 300, वो लोग सब आरएसएस के एजेंट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो सब बुज़दिली दिखाते हैं। उनकी वजह से हौसला इनका बढ़ रहा है। नहीं, वो एक साजिश के तहत हौसला बढ़ा रहे हैं, बुज़दिली का मुजाहरा करके, इनके पैरों में गिर के। कोई किसी को विश्वगुरु बता रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है मौलाना, और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें मारे तो हम हाथ जोड़ के पिट लेंगे। अगर मदरसों की जो सर्वे कराया जाएगा तो हम खुद कह रहे हैं आओ हमारे मदरसों का सर्वे करो। हम लोग क्या चोर हैं? ये जो साजिश का हिस्सा है, जिसमें हमारे लोग भी बहुत सारे शामिल हैं, ये उस सीक्वेंस में आखिरी कड़ी क्या बचती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो
किसी भी लोकतंत्र में हाईएस्ट पर्सन होता है, तो उसको भी चूहे की तरह दबा दिया। लेकिन मैं ये मैसेज जा रहा है पूरी लेकिन स्कैम के खिलाफ। पराग साहब, एक सवाल है कि संसद में एक सांसद द्वारा ऐसे भाषा का यूज करना, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, तो ये क्या दर्शाता है देश को कि क्या देश किस तरफ जा रहा है? फिर आपको अभी भी नहीं पता लगा, आरएसएस और बीजेपी चाइना और पाकिस्तान जी। के साथ मिलके देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, भारत का संविधान खत्म करके, भारत की एकता और अखंडता खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, एक ऐसा राष्ट्र जो भले ही छोटा हो लेकिन मनुस्मृति से चले। ये उनकी साजिश है। सारे बॉर्डर लाइन एरियाज में जान के, मणिपुर में क्यों आरएसएस और बीजेपी के लोग ही तो सारी ये हत्याएं, लूटपाट कौन कर रहा है? आरएसएस के आराम भाई तेंगुल और मेती लिपुन, दो ही तो संगठन है। अब उनकी एक और महिलाओं की संगठन आतंकवादियों को जो ना सरकारी हथियार लूटे हैं उनको प्रदर्शन करके छुड़वा रहे हैं। एक एनआईए की कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया है, अब क्या मणिपुर की सरकार उसके खिलाफ अपील में जाएगी? हाईकोर्ट नहीं जाएगी ना। ये सब साजिश चल रही है। आखिर में एक सवाल लेते हैं। आखिर में एक सवाल है कि अगर ये वर्ड जो कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी वर्ड जो आपने सुना, जिस वक्त सुना उस वक्त आपको कैसा लगा? आप अपनी बात बताएं। मैं बस अपनी बात यही बता सकता हूँ कि मुझे उस वक्त यही दिल में आया, काश ये व्यक्ति मेरे पास आ भर जाए, बस दानिश अली साहब मुझे एक फ़ोन भर कर दें, मैं ऐसा इबरतनाक सज़ा कानून के तरीके से रमेश बिधूड़ी जी को दिलवाऊंगा कि फिर कोई रमेश बिधूड़ी नाम का व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नॉमिनेशन भरने की भी हिम्मत ना करे। अगर करे तो ये सोच के करे कि मैं भारत के संविधान से बना हुआ हूँ, किसी भी कम्युनिटी को इस प्रकार की बदतमीजी नहीं कर सकता। उस दिन में मेरे दिल में सबसे पहला ख्याल यही आया। दानिश अली, अगर आपको सुन रहे हो जरूर कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर करेंगे जी। मैं वादा करता हूँ जो मैं अब कह रहा हूँ, दूसरा रमेश बिधूड़ी बनने नहीं दूंगा मैं, दूसरा रमेश बिधूड़ी बनने नहीं दूंगा, बल्कि किसी आरएसएस और बीजेपी के एमपी की इतनी हिम्मत, ये इबरतनाक कानूनी सज़ा दिलवाऊंगा, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं होगी। मुस्लिम कम्युनिटी छोड़ दीजिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी मजदूर के लिए, किसी भी कमज़ोर के लिए इस तरह की भाषा बोलनी तो दूर है, सोच भी ले अपने दिल में, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता के नौकर होते हैं। नौकर की इतनी मजाल जो वो अपने मालिकों के बारे में ऐसे सोचेगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।